तो वेलकम। आज हम लोग आ चुके हैं अपना नया वीडियो लेकर, जो कि है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप लोग जानते हो कि सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो लोग आईआईटी या नीट के लिए तैयार हो रहे हो, देयर इज नो प्लेस फॉर कंप्लेसेंसी। ओके, आपको सब कुछ करना है। आपको तो मतलब जो चीज आपको काट दिया गया है ना, उनको भी आपको कवर करना है। और जो लोग मतलब आप लोग सीबीएसई के लिए तैयार हो रहे हो क्लास 10 में, चलो मैं मानता हूं उन्होंने 30% सिलेबस कट करा है। सुनो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दिस इज वन टाइम मेजर। ऐसा नहीं कहा गया कि यही सिलेबस चलता जाएगा आपका, क्योंकि अभी आप अगर ये सब टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे ना, तो बाद में जब 11-12 में आपको मतलब पढ़ना होगा एडवांस टॉपिक्स, तब आप उनको टैकल नहीं कर पाओगे उतनी आसानी से। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि प्लीज अपने भलाई के लिए पढ़ लो। हो सकता है क्वेश्चन आंसर मत करो, ठीक है, लेकिन अपने लिए सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ थिंग है, तो पढ़ लो। और जैसे जितना तो मुझे पता है कि आई थिंक आपका ये इंटरनल असेसमेंट पे आना है क्वेश्चन, चलो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन सिलेबस आपका 30% रिड्यूस हुआ है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सब कुछ पढ़ना है। ओके, कुछ चीज को आपको छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि एक चीज मैं देखो, मैं आपको यही बताता हूं, मान लो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, ज्वाइंट जब है ना आपका जेई जब है, वो ना आपके साथ खेल जाएगा। वो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा ना जहां पे उसका कंसेप्ट एप्लीकेशन आएगा। आप तो बोलेंगे सिलेबस में नहीं है, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है नहीं है, हमने तो दिया भी नहीं, तुम एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन में आ जाएगा उस सिलेबस के पार्ट के ऊपर, तब आप तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे। राइट, तो सब कुछ आपको करना है। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लाइट मैंने खत्म किया था, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइट। उसके बाद जो पार्ट आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत दिन नहीं लगता है करने में, समझना भी आसान है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बेसिकली कंपेटिटिव एंड सीबीएसई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। 12 में भी आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा चैप्टर होता है। तो इसको मैं अभी टाइम लेके पढ़ाऊंगा, कुछ ट्रिक्स टिप्स सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, क्या होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा और बताऊं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए होते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड मॉडल आप पढ़े हुए हो। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, होता है प्रोटॉन, जिसका क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन, ये आपका भाई जीरो चार्ज वाला होता है, मतलब न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल चार्ज। चलो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बोला। अब सुनो, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन। राइट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो मैंने नेगेटिव दिया, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव दिया। देखो इसने यही कहा है, इट इज ऑफ मेनली टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो, ये भी आप छोटे समय से पढ़ते आते हो, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला पार्ट मैं आपका दिखाना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, मैं ये वाला पार्ट आपका फोकस कराना चाहता हूं। तो आपने तो पढ़ लिया कि अट्रैक्शन होगा लाइक मतलब अनलाइक चार्जेस में, और रिपल्शन होगा लाइक चार्जेस में। लेकिन देख, कूलम्ब ने सोचा कि भाई चलो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, मैंने मान लिया, लेकिन कितना, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। मतलब बड़ी ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा रिपल्शन या अट्रैक्शन, ये तो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उन्होंने कहा, तो उनके इसके साथ साथ उन्होंने अपना अपना लॉ दे दिया। देखो, और ये वाला जो आपका लॉ आता है ना, ये वाला लॉ एकदम ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने जो दिया था उसके साथ साथ चलता है। मैं आपको पहले कूलम्स लॉ दिखाता हूं क्या होता है। तो कूलम्ब ने पहला चीज कहा कि मान लो आपका एक चार्ज ये है प्लस क्यू, ओके, और एक मान लो चार्ज ये है प्लस क्यू टू, ओके। चलो मान लेता हूं मैं
कि इन दोनों के बीच में मेरा जो डिस्टेंस होगा वो r है। ओके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज r, राइट। अब कूलम्ब ने कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसे, या कूलम्ब फोर्स, तो ये वाला मेरा प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस से। चार्ज का साइन आपको अभी नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला Q1 है, ये वाला Q2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 into Q2 से प्रोपोर्शनल होगा। ओके, मतलब प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा चार्ज का उतना आप फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर कहा कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, राइट। मतलब क्या होता है, देखो न्यूटन ने भी तो सेम कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ये भी सेम कहता है, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ देखो मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना आपका। तो अब मैं दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर, राइट। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब आपको ये तो आप जानते हो कि कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो कूलम्ब ने कहा चलो मैं इसको K बोल देता हूं, Q1 Q2 by R स्क्वायर, ओके, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब आप न्यूटन के जैसा देखो, न्यूटन ने कहा था प्रोडक्ट ऑफ मास होगा, उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। और न्यूटन ने K की जगह अपना G दिया था, कैपिटल G, जिसका वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो कूलम्ब ने कहा चलो G नहीं दूंगा, यहाँ पे K दे देता हूं, तो K उन्होंने दे दिया। अब बड़े ध्यान से इस K का एक मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन में। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो न्यूटन्स लॉ के अनुसार मैंने दोनों मास दिया, डिस्टेंस सेट किया r, दोनों मास m1 और m2 है, और डिस्टेंस मैंने r रखा। m1 m2 और r डिस्टेंस का जो ये वाला सेटअप मैंने लिया, इसको मैंने पहले अर्थ में फोर्स मेजर कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। मान लो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका F आया एयर में, ओके, एयर में। मान लो सेम सिस्टम, सेम दोनों मास m1 m2, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, सेम सेटअप को मैंने सिर्फ पानी में रख दिया, पानी के अंदर रख दिया, ओके। तब मान लो आपका फोर्स है, मान लेता हूं उस समय फोर्स F टेस्ट है, तो F टेस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या फिर कैन नॉट बी कंक्लूडेड। आप बताओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या होगा। तो देखो, आशा करता हूं कि क्लास 9 में आप लोग जो भी ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े हो, ठीक से पढ़े हो, तो आपको ये पता है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज यूनिवर्सल, ओके। अगर मैं m1 m2 और r को कांस्टेंट रख दूं, तो फिर कैपिटल G तो हमेशा कांस्टेंट है, तो फिर न्यूटन का जो फोर्स आपका निकलता है, चाहे वो एयर में हो या फिर वाटर में, या फिर वैक्यूम में, मतलब मून में लेके जाओ या फिर यूरेनस पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, आपका फोर्स हमेशा सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या, अगर मैंने सब कुछ सेम रखा, m1 m2 और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों ही सब कुछ मैंने सेम रख दिया, तो फिर F डैश इज इक्वल टू आपका F होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। लेकिन कूलम्ब्स लॉ में ऐसा नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ में देखा गया है कि मान लो मैंने सेम चीज किया, ये जो Q1 है, Q2 चार्ज है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R है आपका, इसको मैंने पहले एयर पे मेजर किया। मान लो एयर में आपका फोर्स आपको F मिला,
सेम चीज को मैंने मान लो पानी के अंदर लेके गया, सेम सेटअप को, मान लो ये वाला फोर्स आपका एफ टेस्ट है, ओके। तब देखा गया कि कूलम फोर्स में एफ इज नॉट इज इक्वल टू एफ डैश, मतलब दोनों फोर्स वैरी कर रहा है। फिर अब आप बड़ी ध्यान से सुनो, ये जो वैरी कर रहा है ये कैसे कर सकता है वैरी? Q1 Q2 R सब कुछ तो मैंने सेम रखा है, मतलब वैरी कौन कर सकता है? K। ये कांस्टेंट मतलब वैरी कर रहा है, किसके चलते वैरी कर रहा है? मीडियम के चलते। जैसे आपका लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, आपका कौन क्या वैरी करता है? वेवलेंथ वैरी करता है, स्पीड वैरी करता है। वैसे ही आपका जो सेटअप चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम रखते हुए भी अगर डिफरेंट मीडियम पे लेके जाओ, एक बार वाटर में, एक बार एयर में, एक बार मून में, तो फिर क्या होगा? आपका कांस्टेंट के वैरी करेगा। इसका मतलब ये जो के है दिस इज द मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ओके। अब इस के का वैल्यू जो आता है वो आपका होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस साइन ए वाला जो साइन है आपका, इसको इप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है। सुनो बड़ी ध्यान से, इसका वैल्यू आपको याद रखना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भाई यूनिट वाइज स्पेसिफाई करना, यूनिट आप ओवरलुक कर देते जाते हो, मैंने बहुत बार देखा है कि यूनिट बहुत लोग नहीं देते हैं फिजिक्स में, बट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपका के का वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप सीजीएस यूनिट पे लो, अगर आप सीजीएस पे लो यूनिट को, यूनिट सिस्टम्स तो आप पढ़ोगे बेसिकली, ये तो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस एसआई यूनिट सिस्टम में ये आता है आपका। सीजीएस लो तो के का वैल्यू आपका 1 हो जाता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को सेंटीमीटर देते हैं यूनिट, मास को ग्राम देते हैं, टाइम को सेकंड, ओके। और बेसिकली एमकेएस यूनिट में आपका लेंथ आता है मीटर में, आपका मास आता है केजी में, और टाइम आता है सेकंड में। सीजीएस अगर लो मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर सेंटीमीटर में रहे, ठीक है, तो फिर के आप 1 लिख सकते हो, राइट। लेकिन खास करके हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग एसआई यूनिट पे ही निकालना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमें अब पता चला क्या कि के का वैल्यू चेंज होगा। अब आपने बोला कि भाई आपने तो कहा के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि के वैल्यू चेंज हो रहा है? देखो अब के के अंदर की बात देखो, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इफ 1/4 पाई, ये 4 पाई तो कांस्टेंट, पाई तो 3.14 वैल्यू होता है, 4 भी कांस्टेंट है। इप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इन फिजिक्स। इप्सिलॉन नॉट को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में, देखो, परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली इप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस क्या होता है? वैक्यूम ही होता है और क्या, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में और भी चर्चा करते हैं। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अपना इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है ना, मैं आपको दिखाता हूं, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ओके। इप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू होता है 8.85 10 टू -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। जैसा कि मैंने कहा यूनिट स्पेसिफाई करता है, तो ये आपका इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, राइट। अब ये क्या है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम का, ओके।
मान लो अपने सेटअप को वाटर में लेके गए, ठीक है, तब क्या होगा कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सेम रहता है, लेकिन तब और एक डिफरेंट टर्म आपको स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है, बताओ, 1 होता है। ठीक उसी तरह क्या किया गया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, इप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इप्सिलॉन जो होता है, इप्सिलॉन आर कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी of the medium with respect to the permittivity of free space। मतलब इप्सिलॉन, मान लो मीडियम का परमिटिविटी इप्सिलॉन है और फ्री स्पेस का तो मैंने कहा इप्सिलॉन नॉट है। अब मीडियम मतलब वाटर का परमिटिविटी आपको निकालना है तो इप्सिलॉन निकालना है, तो इप्सिलॉन निकालोगे कैसे, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ओके, वन आपका। तो अब देखो, अब आपको पता चल रहा है ना कि मतलब जब आप एयर से लेके या वैक्यूम से लेके वाटर में जाओगे तब आपका फोर्स, नया वाला जो फोर्स आएगा, रुको मैं एक चीज काम करता हूँ, ये वाला पार्ट को इस तरफ से मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा जगह मिल जाए। देखो तो फिर आपका नया जो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स आएगा, मैंने आपको जो बताया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट अभी नहीं होगा, अभी आपका मीडियम का परमिटिविटी चाहिए, तो फिर आपका इप्सिलॉन होगा। तो फिर तब आप बताओगे कि भैया आपने क्यों किया ऐसा, तब तो आपने इप्सिलॉन नॉट लिखा था। क्योंकि देखो हम लोग जब लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं तब हम लोग उसको वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या फिर एयर और वैक्यूम को हम लोग ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, उसको पकड़ के चलते हैं, इसलिए इप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन जब मीडियम आता है ना आपका, तब आपको इप्सिलॉन लिखना है इनटू आपका ये वाला पार्ट तो आपका सेम ही रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो इप्सिलॉन आप निकाले हो ऑलरेडी, क्या है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। तो फिर आपका नया जो एक्सप्रेशन बन जाता है वो आपका होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो देखो अब पता चल रहा है रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होना है, राइट। तो इसीलिए फोर्स आपका डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स आपका आता है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। ऑलराइट, अगर आप दोनों चार्ज के बीच में मान लो अपने एक पेपर शीट रख दिया, ऐसा एक पेपर शीट रख दिया, तो फिर आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ अब चलो हम लोग, तो अब देखो ये जो इप्सिलॉन आर है, ओके, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो है, इस इप्सिलॉन आर को कहा जाता है और एक नाम दिया गया है जो कि आपका होता है के। इस के का मतलब समझो, ये वाला आपका कांस्टेंट, ये वाला के नहीं है, ये वाला के है आपका डाई इलेक्ट्रिक, आपका है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। जैसे फॉर वाटर के लिए आपका मतलब, और वाटर H2O के लिए आपका डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू 80 होता है ऑलमोस्ट। ओके, अब बड़ी ध्यान से सुनो, कुछ ही समय पहले मैंने आपको लिखा कि बेसिकली आपका मीडियम में फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर Q1 इनटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब देखो इप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो मैं इसी को K लिख दूंगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब मैं K को जरा हटा के लिख रहा हूं, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/K। बड़े ध्यान से देखो,
कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा है, राइट। मान लो ये आपका मीडियम में फोर्स है Fm, मीडियम में फोर्स है आपका, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है। अब आप इसका बात देखो, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला कहाँ फोर्स होता है? ये वाला एयर में या वैक्यूम में आपका फोर्स है, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो Fm, F इन मीडियम, मतलब मीडियम में जो फोर्स है एयर, इसको हम लोग F एयर लिखते हैं, चलो ये वाला फोर्स एयर में है, होल डिवाइडेड बाई आपका K। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ओके। इसका मतलब देखो, F मीडियम घट जाता है, राइट। एयर में जितना फोर्स होता है उसे किसी दूसरे मीडियम में लेके जाने से फोर्स घट जाता है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो एयर में आपका फोर्स है K, तो यू आर टेकिंग दिस सिस्टम इनटू वाटर whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। कितना फैक्टर से आपका फोर्स घटेगा? तो क्या होगा, K की जगह 80 बैठा दोगे, जिसका मतलब फोर्स विल डिक्रीज बाई 1/80 पार्ट, राइट। होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, F मीडियम हो जाएगा आपका, मान लो F/80, तो फोर्स घट गया ना पानी में, एयर में जितना फोर्स घट गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका वैल्यू रहता है, आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हो, डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से, थोड़ा सा करंट की ओर चलते हैं। इतना तक तो मैंने जो कराया आपको, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। तो आपको क्लास 12 में और भी डिटेल्स में जानना है, मैं और इसके अंदर आगे नहीं जा रहा। अब हम लोग अपने टॉपिक के अंदर चलते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब देखो, अब आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग जानते हो, आपके पास बेसिकली कंजर्वेशन लॉज तो आपको पता होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9 में पढ़े हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9 में पढ़े हुए हो। तो ये आप ऐसा ही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कहता है चार्ज को आप तैयार भी नहीं कर सकते, ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप उसको वन बॉडी टू अनदर ट्रांसफर कर सकते हो। वही होता है, यू कैन नॉट, बेसिकली देखो हमेशा चार्ज अपने में न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। बॉडी मतलब आप कहोगे भाई क्यों, सोडियम तो सोडियम प्लस होता है। हाँ, सोडियम प्लस जरूर होता है, लेकिन क्या होता है, चार्ज कुछ तैयार क्या हुआ है, आपने नया कुछ चार्ज क्या तैयार किया है? नहीं किया है। क्यों सोडियम प्लस होता है? सोडियम प्लस इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है, निकाल के किसके पास जाता है, मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास जाता है, जो फिर माइनस हो जाता है। तो आपने क्या करा, आपने कुछ चार्ज को क्रिएट भी नहीं करा, डिस्ट्रॉय भी नहीं करा, आपने क्या किया, चार्ज का ट्रांसफर करवाया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इधर, ओके। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाओगे, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ओके। अब भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, आपको तो पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सुनो एक चीज, यहाँ पे माइनस साइन देना, ओके। इलेक्ट्रॉन चार्ज में माइनस साइन देना, प्रोटॉनिक चार्ज में यहाँ पे प्लस साइन देना, प्लस 1.6 -19, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये निकाला गया था, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है आपका, आप पढ़े हुए हो, आई थिंक 9 में पढ़े हुए हो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ओके। उससे आपको जानना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वैसे चलो मैं 11 में और भी डिटेल्स में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस कर दूंगा। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको बड़ी ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो इसको, ओके। हो सकता है यही आपका आज का लास्ट टॉपिक है, मैं करंट का बेसिक इंसाइट फिर अगले क्लास में दूंगा, ठीक है। सुनो बड़े ध्यान से। मान लो आपके पास, मैं सोडियम का ही एग्जांपल लेता हूं, सोडियम एटम है, ओके। सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस हो जाता है, सोडियम माइनस तो होता नहीं है, सोडियम प्लस होता है, ओके।
ये सोडियम प्लस कैसे हुआ, ये तो आप लोग जानते हो। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से हटा दिया, सोडियम प्लस हो गया। अब क्लोरीन की बात पे आओ। ये क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, जिसके चलते ये क्लोरीन माइनस हो जाता है, मतलब क्लोराइड आयन तैयार हो जाता है। अब बड़ी ध्यान से सुनो, ऐसे ही जो भी बॉडी, जो भी सब्सटेंस आप देखते हो, उनमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो किसके चलते जनरेट करता है। अब आप बड़ी बेसिक पे जाओ, बेसिक पे जाके इसको सोचो। जो चार्ज एक बॉडी के अंदर होता है, मतलब बॉडी में प्लस हो या माइनस चार्ज आए या +2 चार्ज आए, मान लो एल्यूमिनियम में +3 चार्ज आता है, क्यों आता है, किसके चलते आता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चलते आता है। वही मुझे बोलेगा प्रोटॉन के चलते आता है, मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हो कि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है। प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड है न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन इज नॉट फ्री टू मूव। कौन मूव कर सकता है, कौन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। मान लो आपने दोनों सब्सटेंस को रब किया, रब करने के बाद क्या होता है, उस सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रिक्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एक्साइटेशन होता है, हीट एनर्जी मिलता है, तो वो उस जगह से ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाता है, जिसके चलते बॉडी चार्ज हो जाता है। इसलिए देखना, दोनों बॉडी को रब करने से कुछ देर बाद, कुछ समय के लिए वो चार्ज रहता है वो बॉडी, फिर न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से वो फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनो। इसका मतलब जो भी चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी ड्यू टू आवर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, राइट। अब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करे, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, सोचो कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, दैट विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये तो आपको पता होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब मामला क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन का बात है, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, या फिर 2 पकड़ सकता है, 2 छोड़ सकता है, 3 पकड़ सकता है, 1 छोड़ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। इसलिए उन्होंने मान लिया, मान लो चलो एक n नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसके ऊपर चार्ज डिपेंड करेगा, तो उन्होंने कहा किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो उन्होंने ये जनरेट कर दिया, Q इज इक्वल टू NE। ये n क्या होता है, अपना इंटीजर होता है, जो का जिसका वैल्यू आपका 1 2 ऐसे चलता है, ओके, ऐसे होता है, ठीक। 1 2 मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब बढ़िया से सुनो, मान लो एक बॉडी आपका A है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, 2 प्लस चार्ज मतलब क्या है, इधर आप 2 बैठाओगे और यहाँ पे E मतलब क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि आपका हो जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, राइट। दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। एक्चुअली क्वांटाइजेशन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, लिमिटेड टू सर्टेन वैल्यूज। इस क्वांटाइजेशन का मतलब कि कोई क्वांटिटी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं ले सकता, किसी भी वैल्यू को नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, 1.6 × 10⁻⁻19, 3.2 × 10⁻⁻19, 4.8, मतलब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा, 1 × e, 2 × e, 3 × e, 4 × ऐसे करके n × e तक चलता जाएगा। ओके, अब फील आया ना आपका, इसे ही कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसी भी वैल्यू नहीं ले सकता है, वो जो वैल्यू लेगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही कोई वैल्यू होगा। ओके, तो यही आपका है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। अब सुनो, अब मैं यहीं तक
आज करता हूं। बेसिकली मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड पढ़ाया, एक्चुअली ये सब टॉपिक्स बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है, क्लास 12 वाला टॉपिक है, लेकिन करंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दिया, फाउंडेशन वाला कोर्स है इसलिए थोड़ा ज्यादा बोला। ओके, अब नेक्स्ट डे हम लोग करंट के अंदर चल जाएंगे। बहुत वाइटल क्लास है और करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे रजिस्टर प्रॉब्लम्स पे, जो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, किस तरह पैरेलल रजिस्टर, किस तरह सीरीज रेजिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। कंप्लीट विजुअलाइजेशन चाहिए, कंप्लीटली जो फंडा चलता है एकदम बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, एकदम नहीं समझ पाते। ओके, तो चलो थैंक यू और देखते रहिए आज तक। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।